बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जहांगीर ख़ान है और मैं एमएसएन स्कॉलर हूँ सुहेल यूनिवर्सिटी में। तो आज हम आपको अरिथमियास के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। ये प्रेजेंटेशन अरिथमियास के बारे में है, उसकी टाइप्स के बारे में, आप कैसे अरिथमियास को रिकॉग्नाइज़ करेंगे और उसकी मैनेजमेंट वगैरह कैसे करेंगे, एक नर्सिंग मैनेजमेंट उसकी कैसे करेंगे और उसको डायग्नोज वगैरह कैसे करेंगे। तो ये सारा कुछ आज के प्रेजेंटेशन में आप सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर अरिथमियास को डिफ़ाइन किया जाए तो अरिथमियाज आर दी abnormalities इन द रेट रिदम ऑफ द हार्ट। abnormal rhythm of the heart is called arrhythmia। और ये क्यों होता है? दे अकर ड्यू टू दी प्रॉब्लम इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्शन सिस्टम क्या है? ठीक है, ये कंडक्शन सिस्टम ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करते हैं। सानो एट्रियल नोड जो कि हार्ट का नेचुरल पेसमेकर है, वो इम्पल्स जनरेट करने के बाद एवी नोड एट्रोवेंट्रिकुलर नोड के पास जाती है, फिर बंडल ऑफ हेस, फिर राइट बंडल ब्रांचेस एंड फिर परकिंजी फाइबर्स के बाद तरफ जाती है और जो है हार्ट बीट क्रिएट होती है। एक तो हमने ये बताया कि कंडक्शन सिस्टम की वजह से होता है अरिथमियास। इसके अलावा अगर ऐसे नोड इम्पल्स ज़्यादा जनरेट करे जो इंक्रीज़ ऑटोमेटिसिटी होती है, या कम जनरेट करे डिक्रीज़ ऑटोमेटिसिटी कहलाता है। इसके अलावा जो एवी नोड है वो अगर ज़्यादा डिले करे तो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन होगी, जिसकी वजह से भी हार्ट ब्लॉक में पेशेंट जाएगा। इसके अलावा अगर कोई हार्ट स्ट्रक्चर हार्ट अबनॉर्मेलिटीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्कीमिया है, इन्फेक्शन है, कार्डियोमायोपैथी है, या वेलुलर हार्ट डिजीज़ है, या कोई सर्जरी है हार्ट सर्जरी, उसके बाद भी अरिथमियाज में पेशेंट जाता है। तो अरिथमियास को आप समझने के लिए आप ईसीजी पहले आप रीड कैसे करना है ईसीजी को, तो वो 6 स्टेप्स में आप रीड कर सकते हैं। नंबर ये है कि आप जो है ना रेगुलरिटी आर इंटरवल के चेक करेंगे कि आर इंटरवल के दरमियान इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं। अगर इक्वल डिस्टेंस है तो साइनस टेकिकार्डिया साइनस ब्रेडिकार्डिया अगर 60 इक्वल डिस्टेंस है और जो रेट है हार्ट रेट वो 60 और 100 के दरमियान है तो साइनस रिदम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब नॉर्मल समझने के लिए पहले आपको नॉर्मल ईसीजी की इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। इसके अलावा आपने ये पी वेव आपने देखना है और फिर ये पीआर इंटरवल देखना है, क्यूआरएस इंटरवल देखना है, और 60 सेगमेंट ये डिप्रेशन या एलिवेशन है या नहीं है वो देखनी है आपने। इसके अलावा जो नॉर्मल जो ईसीजी की स्पीड होनी चाहिए दैट शुड बी 25 mm/s। ठीक है, अगर आप ईसीजी पेपर ले तो ईसीजी का जो स्मॉल बॉक्स है वो 0.04 सेकंड के बराबर है और लार्ज बॉक्स है वो 0.2 सेकंड के बराबर है। तो हार्ट रेट कैलकुलेशन करने के लिए आप लार्ज बॉक्सेस लेंगे, ये वाला तरीका अगर है तो इसके लिए स्मॉल बॉक्सेस लेंगे। स्मॉल बॉक्सेस के अंदर आर इंटरवल इन स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, और 1500 डिवाइड बाय आर स्मॉल बॉक्सेस काउंट करेंगे बिटवीन 2 आर इंटरवल्स। ठीक है, ये एक आर जो है ना वेव है, एक दूसरा आर वेव है, इन दोनों के दरमियान जो इंटरवल है, ठीक है, उसके अंदर कितने हैं बॉक्सेस
3 लार्ज बॉक्सेस हैं, तो एक लार्ज बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, तो 5 दिन 15, तो 15 स्मॉल बॉक्सेस हो गए। तो उन्होंने किया है 1500 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 100 फीट। इसके अलावा अगर आपने लार्ज बॉक्सेस करनी हैं, ठीक है, तो फिर आपको 300 डिवाइड बाई लार्ज बॉक्सेस की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा आप ये तरीका तो उसके लिए है अगर आर इंटरव्यू इक्वल है। अगर आर इंटरव्यू इक्वल नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो एक और तरीका है जिसको कहते हैं 6 सेकंड स्ट्रिप। 6 सेकंड के अंदर ईच स्ट्रिप इज 6 सेकंड के दरमियान जितना QRS कम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 6 सेकंड को, क्योंकि 6 ज़रबे 10 इज इक्वल टू 60 सेकंड आएगा। 60 सेकंड 1 मिनट। तो जो हार्ट रेट आप कैलकुलेट करते हैं वो 1 मिनट में आप काउंट करते हैं ना कि बीट 1 मिनट में कितने दफ़ा दिल धड़कता है। तो जब दिल धड़कता है तो एक QRS कम्प्लेक्स बनता है, तो 1 मिनट में कितनी QRS कम्प्लेक्स बने। तो उसके लिए आसान तरीका है कि 6 सेकंड में आप काउंट करें और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करें। तो अब नॉर्मल हार्ट जो रिदम है उसको समझने के लिए आपको पहले चाहिए कि नॉर्मल साइनस रिदम आपको पता हो। तो नॉर्मल साइनस रिदम में एक तो जो हार्ट रेट है वो 60 से 100 के दरमियान होता है, और हार्ट रेट ऐसे नोट से जनरेट होता है, और पी वेव अपवर्ड बनता है, और हर एक QRS कम्प्लेक्स के साथ एक पी वेव बनता है, और जो रिदम है वो रेगुलर होता है, और जो कार्डिक इम्पल्स है दैट शुड पास द नॉर्मल कंडक्शन पाथवे विद नॉर्मल वेलोसिटी। तो इस तरह का एक आर इंटरवल भी इक्वल है, पी वेव भी बन रहा है, QRS कम्प्लेक्स वेव भी बन रहा है, सारी चीज़ें नॉर्मल इस तरह बन रही है, ठीक है। ये पी वेव है, ये QRS कम्प्लेक्स है, ये टी वेव है। पी वेव कब बनता है, जब एट्रिया कंट्रैक्ट करता है। QRS कम्प्लेक्स कब बनता है, जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करता है। आर वेंट्रल कब बनता है, और वे जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं। इसके अलावा या तो टैकी अरिथमियाज हो सकते हैं या ब्रेडी अरिथमियाज हो सकते हैं। अब अगर 100-150 के दरमियान रेट है तो दैट इज़ सिंपल टैकी अरिथमियाज। अगर 150-250 के दरमियान है तो पैराक्सोस्मल टैकी अरिथमियाज है। अगर 250 से 350 के दरमियान है तो दिस इज़ कॉल्ड फ्लटर। अगर 100 से 350 के दरमियान है तो द पेशेंट में बी इन दी एट्रियल फिब्रिलेशन। इसके अलावा ब्रेडी अरिथमियाज है, मॉडरेट अरिथमियाज है, एंड सीवियर अरिथमियाज हैं। अरिथमियाज के टाइप्स बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है कि कहाँ से इम्पल्स जनरेट हो रही है। अगर ऐसे नोट से इम्पल्स जनरेट हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो साइनस टेकिकार्डिया होगा या साइनस ब्रेडिकार्डिया होगा। इसलिए अगर एट्रिया में कोई मसला है तो एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, एट्रियल फ्लटर हो सकता है। इसी तरह नोडल अरिथमियाज या जंक्शनल अरिथमियाज या एवी ब्लॉक, ठीक है, इसके वजह से जो अगर कोई अबनॉर्मलिटीज़ आएगी अरिथमियाज में तो ये या फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक या सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर मोबेट्स 1, मोबेट्स 2 और इस तरह थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है। ये आगे अभी डिस्कस होगा। इसके अलावा सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इसके अलावा वेंट्रिकुलर अरिथमियाज हो सकते हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या साइनस सिंड्रोम हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे साइनस अरिथमियाज के। साइनस टेकिकार्डिया और साइनस ब्रेडिकार्डिया दोनों हो सकते हैं। अच्छा, ये या तो हो सकता है कि जो साइनस टेकिकार्डिया है वो एक्सरसाइज की वजह से हो, फेवर हो पेशेंट को, या ऐसा नोड ऑटोमेटिसिटी कर रहा हो।
इसके अलावा अगर ब्रेडिकार्डिया है वो हाइपोथर्मिया की वजह से हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो सकता है, या एथलीट्स में जो वेगल टोन इंक्रीज होने की वजह से एथलीट्स में हार्ट रेट कम होता है, जो कि साइनस कोई विदाउट सिम्टम होता है, तो ये एथलीट्स में साइनस ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। इसके अलावा सिक्स साइनस सिंड्रोम ये वो कहलाता है कि या तो टेकिकार्डिया होगा या फिर ब्रेडिकार्डिया होगा। साइनस ब्रेडिकार्डिया एक तो ये है कि जो हार्ट रेट 60 से कम होगा इसमें, और रिदम जो है ना ऐसे नोट से इनिशिएट होगा, रेगुलर रिदम होगा, और हर एक क्यूआरएस के साथ पी वेव बनेगा, तो ये इस तरह का रिदम बनेगा, तो इसको कहते हैं साइनस अरिथमियाज। इसकी मैनेजमेंट में एट्रोपिन है और पेसमेकर। साइनस टेकिकार्डिया, इसमें हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है लेकिन रेगुलर रिदम के साथ, पी वेव भी बनते हैं, क्यूआरएस भी नॉर्मल बनते हैं। इसको ट्रीट करने का ये है कि यू शुड फर्स्ट ट्रीट द काज, अगर फेवर है तो फेवर को कम करे, या अगर उससे कम नहीं हुआ देन यू विल गो टू दी बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। एक मोस्ट कॉमन अरिथमिया है दैट इज़ कॉल्ड एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि जो जो आर इंटरवल है ये इक्वल इंटरवल नहीं है। देखिए इसमें 2 लार्ज बॉक्स है और इसमें यहाँ पे कितने हैं, तकरीबन 3 लार्ज बॉक्स हैं। तो एक तो ये है इसकी इंडिकेशन, दूसरा ये कि इसमें पी वेव एब्सेंट होता है या क्लियर नहीं बनता, ठीक है। और इसके अलावा जो हार्ट रेट है वो भी वेरिएबल करता है, ठीक है। ये ज़्यादातर स्ट्रोक और हार्ट फेलियर और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस का है, उनमें पाया जाता है। इसकी क्या मैनेजमेंट करोगे, यू विल चेक द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड विल करेक्ट अकॉर्डिंगली, या फार्माकोलॉजिकल कार्डिवर्जन करोगे अमाड्रोन के साथ, या एंटी कोगुलेशन थेरेपी हेपरिन वगैरह के एग्जाम दोगे, या सिंक्रोनाइज कार्डिवर्जन करोगे। एक और रिदम है, ये देखिए ये एक आरी से बन रही है इसमें, तो इसको कहते हैं एट्रियल फ्लटर। इसका जो अपेयरेंस होगा दैट विल बी लाइक सातोट अपेयरेंस। इसको एफ एफ भी कहते हैं या फ्लटर वे भी कहते हैं, और इसमें हार्ट रेट ज़्यादा होता है। और इसकी मैनेजमेंट भी एट्रियल फिब्रिलेशन की तरह ही है। यू विल कंट्रोल द रेट विद द एंटी एरिथमिक ड्रग्स, यू कैन गो टूवर्ड्स दी कार्डिवर्जन अगर उससे नहीं हुआ। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करोगे तो वी फिब में जा सकता है पेशेंट, या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जा सकता है, और या सिस्टोल में जाएगा और पेशेंट मर भी सकता है। इसके अलावा जो अरिथमियाज है, नोडल अरिथमियाज या एट्री वेंट्रिकल हैवी नोड, या इसको हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं, वो किस तरह होता है कि जैसे अगर एक ये आपका ये पी वेव है, ठीक है, और ये आर, ये पी वेव बन गया और ये आर वेव बन गया, तो ये जो पी और आर के दरमियान डिस्टेंस है ये ज़्यादा हो जाता है। वो ज़्यादा इस वजह से होता है क्योंकि ये फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे साइनस ऐसा नोड है, फिर यहाँ पे एवी नोड है। ये जो एवी नोड है ये 0.12 सेकंड तक अपने इम्पल्स को रोकता है। अगर ये ज़्यादा रोक जाए तो पी आर जो इंटरवल है वो ज़्यादा बनेगा, तो इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये नमूने में दी गई if R is far from P then you have first degree, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स आर डिलेड रिजल्टिंग इन पी आर प्रोलंगेशन। 0.20 से ज़्यादा होगा पी आर प्रोलंगेशन तो पेशेंट हार्ट ब्लॉक में होगा। तो इसकी कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है, और ये फर्स्ट डिग्री जो है ना, इट इज़ ऑफन
एसिम्टोमेटिक। तो अगर हम सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की बात करें तो उसमें फिर फर्दर 2 टाइप्स है, मोवेट्स 1, मोवेट्स 2। मोवेट्स 1 में क्या होता है कि जो ये पी आर इंटरवल है वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, फिर यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है डिले, और फिर इतना ज़्यादा होता है कि एक बीट ही मिस हो जाती है, एक बीट यहाँ पे मिस होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड मोवेट्स 1। मोवेट्स 2 में क्या होता है कि जो पी आर इंटरवल है वो कंसिस्टेंट होता है, मतलब यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे भी इतना होगा, लेकिन एक बीट भी मिस हो जाती है ड्यू टू दी स्ट्रक्चरल डैमेज इन द बंडल ऑफ हिज आर Purkinje फाइबर्स। तो उस वजह से एक बीट मिस हो जाती है, तो उसको कहते हैं मोवेट्स 2। और इसकी मैनेजमेंट ये है कि आपने पेसमेकर लगाना है। अगर थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक की बात करें तो थर्ड डिग्री में जो एट्रिया है और वेंट्रिकल है वो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती। इफ़ वी एन क्यूज डोंट एग्री देन यू हैव अ थर्ड डिग्री। ठीक है, कैसे, मतलब ये है कि कभी क्यों आर एस कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, कभी पी वेव 2 दफ़ा बना, कभी कोई और एस कॉम्प्लेक्स नहीं बना, ठीक है। तो कोई कोऑर्डिनेशन वगैरह आपस में नहीं होती, और इसकी मैनेजमेंट है अर्जेंट पेसमेकर। इसके अलावा सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया होता है। सुप्रा वेंट्रिकल, सुप्रा मीन अबव द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल से ऊपर अगर कोई अरिथमियाज है तो उसको सुप्रा वेंट्रिकल टैकिकार्डिया, इसमें हार्ट रेट ज़्यादा होता है। अब वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में भी ज़्यादा होता है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें क्यूआरएस कम्प्लेक्स नैरो बनेगा और जो वीटी है उसमें क्यूआरएस कम्प्लेक्स वाइड बनेगा। तो इसकी जो अगर स्टेबल है तो एडेनोसिन वेगल मैनोवर के साथ करोगे, अगर अनस्टेबल है तो सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन की तरफ जाओगे। वेंट्रिकल टैकिकार्डिया की हमने बात की, इसमें जो ये क्यूआरएस कम्प्लेक्स बन रहे ये अजीब से बनते हैं और ये वाइड बनते हैं, मतलब इसकी जो लेंथ होती है 0.12 सेकंड से ज़्यादा होती है। 0.12 सेकंड कितने बनते हैं, स्मॉल 3 बॉक्सेस बनते हैं। और ये अगरचे रेगुलर है, ये इस तरह का जो बनेगा इसको मोनोमार्फिक वीटी कहते हैं, ठीक है, और इसका रेट 100 से 250 के दरमियान होता है। इसकी मैनेजमेंट करोगे, अगर इसके वीटी पल्स के साथ है तो हम ऑटोन सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन होगा, अगर विदाउट पल्स वीटी है तो यू विल गो टूवर्ड द इमीडिएट फिब्रिलेशन, सीपीआर एंड एफिनेफ्रीन। अगर ट्रीट नहीं होगा तो पेशेंट मर सकता है। ये वाला जो है रिदम, इसको पॉलीमार्फिक वीटी कहते हैं। पॉलीमार्फिक क्योंकि इसकी जो ये बन रहे हैं ग्राफ, ये कभी ज़्यादा बन रहे हैं कभी कम बन रहे हैं, तो इट इज़ का पॉलीमार्फिक। और इसका एक और नाम है तो सार्डी द पॉइंट्स एंड इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। इसको भी आपने जो है ना कार्डियोवर्जन और मैग्नीशियम के साथ करना है, एंड इट कैन कॉज सडन डेथ। एक और अरिथमिया है दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। इस तरह का रिदम बनेगा तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, और इसमें जो वेव फॉर्म होते हैं वो भी अजीब से और रेगुलर से बनते हैं। पी क्यू आर एस कम्प्लेक्स ये नॉट आइडेंटिफाइबल है, और इसकी ट्रीटमेंट है इमीडिएट डिफिब्रिलेशन। then you will go towards the CPR, then epinephrine, then amiodarone, and the patient may go to the intubation। एक और आदमी याद है, अगर इस तरह का एक बनेगा तो इसको कहते हैं वेव फॉर्म बनेगा तो इसको कहते हैं PVC। PVC मीन प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस, अर्ली एंड बिजारी बीट्स, P वेव ऑल्दो P वेव इज नॉर्मल। हाँ, अगर ये जो वेव फॉर्म है अगर एक बीट छोड़ के एक बन रहा है तो इसको कहते हैं बाईजिम्नी। और ये सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट इसकी है, और बीटा ब्लॉकर या लाइफस्टाइल चेंजेस ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर पेशेंट की बिल्कुल फ्लैट लाइन है तो आपने पहले तो चेक करनी है कि जो ECG लीड्स है वो लगी कि नहीं, पेशेंट का रिस्पांस वगैरह चेक करना है, रिस्पांस है कि नहीं, ठीक है। फिर भी अगर फ्लैट लाइन है, ठीक है, ऐसे स्टॉल है,
ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला, ये तो नॉर्मल है, मतलब इसमें सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, नो सिस्टोल डायस्टोल, दिस इज कॉल्ड एसिस्टोल। कोई जो है ना रेट रिदम, कोई पी वेव, कोई क्यू आर एस कम्प्लेक्स, कुछ भी नहीं, फ्लैट लाइन। सो मैनेजमेंट, इट इज़ अनशेकेबल रिदम and suddenly and no defibrillator will be used. You will go toward the CPR, high quality CPR and epinephrine. फिर आपने देखना होगा कि अगर इस तरह का रिदम बनता है, ठीक है, ये तकरीबन साइनस रिदम की तरफ होता है, लेकिन उसमें पल्स वगैरह नज़र नहीं आती, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इसमें है और पल्स नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इसमें अगरचे ऑर्गेनाइज रिदम होता है लेकिन पल्स नहीं होता। पेशेंट का रिस्पांस चेक करना है, फिर आपने लीड्स वगैरह चेक करनी है, ये भी शॉक वगैरह नहीं है। पेशेंट अगर इस तरह रिदम है तो पेशेंट अरेस्ट में है, तो सीधे सीधे CPR शुरू करेंगे, एपिनेफ्रिन देंगे और यू विल ट्रीट द काज। अब दोनों में क्या फ़र्क है, हम बात करते हैं कार्डियोवर्जन डिफिब्रिलेशन की, ठीक। तो कार्डियोवर्जन एक तो ये है कि इसमें लो एनर्जी सिलेक्ट करते हैं, सिंक्रोनाइज होता है, और ये यूज़ होता है एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल अगर पल्स है उसके साथ। अगर पल्स नहीं है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन VT के साथ, तो फिर आप जाएंगे टूवर्ड्स दी डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन में एक तो ये है कि हाई एनर्जी यूज़ करते हैं और ये अनसिंक्रोनाइज होता है या एसिंक्रोनाइज होता है। अब एक पेशेंट अरिथमियास के साथ है तो आप क्या करोगे, एयरवे चेक करोगे, ब्रीदिंग सर्कुलेशन चेक करोगे, शार्टनेस ऑफ ब्रीथिंग चेक करोगे, हार्ट रेट मॉनिटर करोगे, आइडेंटिफाई रिदम, टेकिकार्डिया, ब्रीडिकार्डिया, फिर हार्ट ब्लॉक वगैरह, ये सारे चेक करोगे, इलेक्ट्रोड्स वगैरह चेक करोगे, लगे कि नहीं लगे, ब्लड प्रेशर, पल्स, हेमोडायनामिकल स्टेबिलिटी चेक करेंगे आप। You will check the electrolytes and correct accordingly. You will observe the patient for the pain, dizziness, syncope and difficulty breathing. एक पेशेंट के साइन सिम्टम क्या हो गया, पल्पिटेशन होगा, इरेगुलर हार्ट बीट होगी, चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, डिजीनेस होगा, फटीग होगी और एंजाइटी होगी। रिस्क फैक्टर्स क्या है, किन पेशेंट में ज़्यादा अरिथमियास के चांसेस है, एक तो ये है कि जिनका BP ज़्यादा हो, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, कैफीन वगैरह अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा लेता हो, स्मोकिंग करता हो, थायराइड डिजीज़ हो, किडनी डिजीज़ हो, फैमिली हिस्ट्री हो या ज़्यादा उम्र का हो या मेल हो। हार्ट डिजीज़, TB, CAD, हार्ट अटैक, कार्डियोमायोपैथी की वजह से अरिथमियास होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, एंटी अरिथमिक ड्रग्स की वजह से होते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से होते हैं, थायराइड डिसऑर्डर की वजह से होते हैं, या फिर कोई काज नहीं होता, आइडियोपैथिक मीन विद नो नोन काज। कैसे डायग्नोस करोगे, ECG करेंगे आप, कैलकुलेट, वी विल कैलकुलेट द हार्ट रेट, यू विल रिकॉग्नाइज द रिदम, then you will go towards the echo, the ETT, the Holter monitoring, the blood test, which include cardiac biomarkers and electrophysiological study. इसके अलावा ट्रीटमेंट कौन कौन सी दी जाती है अरिथमियास में, एपिनेफ्रिन अगर दी जाती है तो दी जाती है आल प्लस अरेस्ट एंड इट विल इंक्रीज द कोरोनरी परफ्यूजन। एमाड्रोन VTIC में दी जाती है एंड दिस इज द फर्स्ट लाइन एंटी अरिथमिक ड्रग। लेडोगैन अल्टरनेटिव एमाड्रोन एंड वेंट्रिकल अरिथमियास में दी जाती है। एट्रोपिन सिम्प्टोमेट्रिक ब्रेडिकार्डिया एंड it is given in the slow heart rates. Beta blocker, at a prophylaxis use of antiarrhythmia, it will slows the heart rate, and anticoagulants is a prophylaxis of arrhythmia, it will prevent the clot formation. The cardioversion is given in the VT with pulse with low energy synchronized, and defibrillation VT with high energy asynchronized. तो एक केस स्टडी अगर हम करें, ठीक है, तो एक पेशेंट था जिसका नाम बाबरुल्ला था और वो मेरी केयर हॉस्पिटल में एडमिट था विद एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के साथ, ठीक है। तो इसके अलावा जो पेशेंट जो है ना वेंटिलेटर सपोर्ट पे था, कंटिन्यू कार्डियक मॉनिटरिंग पे था।
थर्सडे को मॉर्निंग में सडनली ही डेवलप फास्ट एट्रियल फिब्रिलेशन. IV Modron 150 mg infusion was loaded in half hour. Then a maintenance dose of 300 mg and syringe pump at the rate of 5 mics per gram per minute was also started. In the meanwhile, ABG was also done, which showed the electrolytes potassium 3.3 in calcium, which is replaced accordingly as per protocol. एक और पेशेंट जो MBR के साथ था वो सडनली VT में गया, तो उनका पल्सलेस VT में था, तो उसको वो करना पड़ गया इमीडिएटली डिफिब्रिलेशन. अच्छा, सो इट इज़ योर टर्न. आप कमेंट्स में बता दें कि ये कौन सा रिदम है, ये कौन सा रिदम है, ये कौन सा रिदम है, ये कौन सा रिदम है. ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वाचिंग.